हाँ तो दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं हूँ विकास कालोरिया और हम बात कर रहे थे गुप्त काल की। और गुप्त काल में श्री गुप्त जो गुप्त काल का संस्थापक था, उसके बाद में हमने बात की घटोत्कच की। और घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट जो गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक था। और इसी के साथ बात की थी हमने समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त तक हमने गुप्त काल को पढ़ लिया और आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो दोस्तों जब हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के बाद में गुप्त काल का प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय काल था, जो टाइम पीरियड था, वो 380 ईस्वी से लेके 412 ईस्वी तक इनका समय माना गया है। और इसी के साथ आज हम बात चंद्रगुप्त द्वितीय की करेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो अन्य नाम थे उसकी हम चर्चा करें। अन्य नाम की भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम कौन कौन से थे, इनको किन किन नाम से पुकारा जाता था। तो नाम आता है देवश्री, देवराज, देवगुप्त। और दोस्तों इसी के साथ हम बात करें चंद्रगुप्त की उपाधियों की। भाई इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की। तो उपाधियों की जब हम चर्चा करते हैं तो देखो उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां कौन कौन सी। तो इसे विक्रम कहा जाता था, इसे विक्रमांक भी कहा जाता था और विक्रमादित्य इसी के साथ है नरेंद्र चंद्र। और दोस्तों इन्होंने परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की हमें एक तो उपाधि याद रखनी है विक्रमादित्य, और एक याद रखनी हमें परम भागवत है। और जो ये परम भागवत है ये हमें गढ़वा अभिलेख से देखने को मिलती है। गढ़वा अभिलेख, और ये गढ़वा अभिलेख दोस्तों इलाहाबाद में है। ठीक है, तो हमने बात की अन्य नामों की और बात की हमने उपाधियों की। अन्य नामों में देवश्री, देवराज, देवगुप्त, और उपाधियों में जिक्र किया विक्रम, विक्रमांक, विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, परम भागवत और गढ़वा अभिलेख से हमें परम भागवत की उपाधि गढ़वा अभिलेख से देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने उपाधियों के और अन्य नामों का जिक्र किया। और अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो देखो जब हम इनकी जानकारी को प्राप्त करते हैं तो गढ़वा अभिलेख और दिल्ली का महारोली लोहा स्तंभ लेख, दिल्ली का महारोली स्तंभ लेख से उदयगिरी का गुहालेख, उदयगिरी का गुहालेख, मथुरा का अभिलेख है,
मथुरा का अभिलेख है और इसी के साथ है शांति का अभिलेख। तो दोस्तों, हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की जो जानकारी है वो गढ़वा अभिलेख से देखने को मिलती है। दिल्ली का महरौली स्तंभ लेख से, उदयगिरी का गुहालेख, मथुरा का अभिलेख और शांति के अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, अब आगे हम इनको सकारी के नाम से भी जाना जाता था। सकारी, इन्हें सकारी क्यों कहा जाता था उसके बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जब हम सकारी की बात करते हैं, इन्हें सकारी क्यों कहा जाता था, और ये आपको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि जब बात सकारी की आती है कि सकारी गुप्त काल में सकारी कौन से शासक को कहा जाता था, तो दोस्तों इनके समय में जब गुप्त काल आया था भारत में, तो इनके समय में शक और कुषाण दो जातियां थी, दो राजवंश थे, और इन राजवंशों को दबाने के लिए नागवंश और वाकाटक और गुप्त वंश, ये तीन वंश इनको दबाने के लिए, शक और कुषाणों को, तो शकों का दमन करने के लिए इन्होंने शकों का दमन किया और इसीलिए इन्हें सकारी के नाम से जाना जाता है। तो शक शासक है, शक शासक है रुद्र सिंह तृतीया। रुद्र सिंह तृतीया को इन्होंने परास्त किया और शकों का इन्होंने दमन किया, और इसी के साथ इन्होंने सकारी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य की। इनकी साम्राज्य की नीति क्या थी? इन्होंने आपस में विवाह संबंध बनाए, क्योंकि जब आपस में विवाह संबंध बनाए तो ताकि कि अपने राज्य की सुरक्षा कर सकें और अपने साम्राज्य को सहायता प्रदान कर सके, तो इन्होंने विवाह संबंध स्थापित किए। तो इनके समय में नागवंश और वाकाटक दो राजवंशी प्रमुख थे, और इनके साथ नागवंश और वाकाटक वंश के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह संबंध स्थापित किए। तो देखो, गुप्त वंश का चंद्रगुप्त ने नागवंश की राजकुमारी कर्षणा नाग और इनके साथ इन्होंने विवाह स्थापित किया, और विवाह स्थापित करने के बाद इन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया, और जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। तो इस प्रभावती गुप्त का विवाह इन्होंने वाकाटक, ये जो वाकाटक राजवंश था, ये भारत के दक्कन वाले जो क्षेत्र है उसमें ये शासन कर रहे थे। इसका नरेश था जो शासक है, जिसका नाम है रुद्रसेन सेकंड के साथ इन्होंने प्रभावती गुप्ता का विवाह किया, और इनके नागवंश और वाकाटक वंश के साथ विवाह स्थापित किए। तो दोस्तों, इन्होंने
विवाह स्थापित करने का इनका मकसद एक ही था कि अपने राज्य को सुरक्षा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके समय में जो यात्री आया था, जो चीनी यात्री जिसका नाम था फाइयान, तो उसकी हम बात करें तो दोस्तों, जब वो भारत आया तो ईस्टर मार्ग से आए थे। जो फाइयान आया था वो गांधार होते हुए, और वो जो वापिस गए वो 11 साल भारत में रहे, और 11 साल की अपनी यात्रा करने के बाद वो समुद्री मार्ग से वापिस चीन गए, और उन्होंने चीन जाने के बाद एक पुस्तक की रचना की, और उस पुस्तक का नाम है फो को की। और फो को की में उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं किया है। तो दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनके समय में जो फाइयान आया था, जो चीनी यात्री फाइयान, और उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी फो को की, और उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। तो जब हम आगे बात करते हैं चीनी यात्री की, चीनी यात्री फाइयान की, तो फाइयान ने एक पुस्तक की रचना की, और उस पुस्तक का नाम है फो को की। तो दोस्तों, इन्होंने पुस्तक की रचना की, और इस पुस्तक में इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं किया है। तो दोस्तों, इनके दरबार में 9 रत्न भी, 9 विद्वान भी रहते थे। उनका भी हम जब बात करें तो इनके दरबार में 9 विद्वान कौन कौन से थे, तो देखो 9 विद्वान हम मुगल काल में अकबर के टाइम में भी 9 विद्वानों का जिक्र करेंगे। उनके समय में भी 9 विद्वान थे, और 9 विद्वान इनके समय में भी 9 विद्वानों का उल्लेख है। तो इनके दरबार में 9 विद्वान, 9 रत्न कौन कौन से थे, तो देखो कालिदास, उसके बाद वर रुचि, वरामीर, धनवंतरी, शंकु, बेताल भट्ट, बेताल भट्ट के बाद में घटकरपर, अमर सिंह, और छपड़क। तो दोस्तों, इनके दरबार में ये 9 रत्न थे, 9 विद्वान थे। कालिदास, वररुचि, वरामीर, धनवंतरी, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, अमर सिंह, छपड़क। तो दोस्तों, ये वही कालिदास है। हम कालिदास की जब बात करें तो ये वो कालिदास है जिन्होंने, जब हम इनके नाटक की बात करें, जो विज्ञान शाकुंतलम, और जब इनके महाकाव्यों की हम जब चर्चा करें तो इन्होंने कुमार संभव, रघुवंशम,
मेघदूत और ऋतु संहार, इन्होंने ये 4 महाकाव्यों की रचना की। तो इनके दरबार में ये 9 विद्वान रहते थे। और दोस्तों अब बात करें हम इनकी चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक शासक और आता है, और जिसका हमने इनके बारे में थोड़ी ही जानकारी मिलती है, और जिसका नाम है रामगुप्त। और इनसे पहले एक शासक का उल्लेख और मिलता है हमें, जिसका नाम है रामगुप्त। और इस रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही की थी, विक्रमादित्य ने ही की थी। और रामगुप्त की जो पत्नी है, जिसका नाम है ध्रुव देवी, तो इन्होंने रामगुप्त की हत्या कर ध्रुव देवी से विवाह किया। और जब चंद्रगुप्त के बाद में जो इसका उत्तराधिकारी बनेगा कुमारगुप्त, जिसको महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है, वो इस ध्रुव देवी का ही पुत्र था। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो देखो रामगुप्त की जानकारी हमें विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में बाणभट्ट की रसचरित्र और राजशेखर का काव्य मीमांसा तो दोस्तों इस रामगुप्त की जानकारी हमें विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्तम, बाणभट्ट का हरसचरित्र और राजशेखर का काव्य मीमांसा से हमें रामगुप्त की जानकारी मिलती है कि रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त ने की। और इसकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी, इसके साथ इन्होंने विवाह किया। और उसके बाद ध्रुव देवी से जो पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम है कुमारगुप्त, ये कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उत्तराधिकारी इसका शासक आएगा। तो दोस्तों आज हमने चंद्रगुप्त के बारे में जिक्र किया, चंद्रगुप्त के बारे में हमने जानकारी हासिल की, और इससे आगे हम कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में और पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।